गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच बीएसपीएसएल टेक्नीशियन के सेट नंबर 10 के बारे में, जो हमारे रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से है। एक बात जान लीजिए, मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। कई सारे छात्र हैं जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमसे जुड़े हुए हैं। उन सभी छात्रों को मैं विशेष रूप से सलाह देना चाहता हूं कि आप सभी लोग को इसकी कोई पीडीएफ प्रदान नहीं की जाएगी। मैंने पहले ही कहा है, ये बुक आप सभी लोगों के पास है और इस बुक की मदद से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये बुक अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इस बुक को खरीद लें और इसी बुक के माध्यम से आप अपना अध्ययन करें, जो आपके लिए काफी सुलभ और सुविधाजनक होगा। ठीक है, आप अननेसेसरी पीडीएफ इसको लेकर परेशान एकदम नहीं हो। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों के पास ये बुक है, जिनके पास नहीं है वो इसे खरीद लेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह अवेलेबल है, आपके मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम आज डिस्कस करते हैं टेस्ट 10 के प्रश्नों के बारे में। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके बीच देखिए क्या है। हमारा पहला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं अंतिम समय में, तो ट्रेड के लिए आप रिवीजन हेतु बूस्टर बैच से जुड़िए। मात्र 199 में अवेलेबल है। क्वेश्चन, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सब करवाया जा रहा है। फिर कंप्यूटर का आपका बूस्टर बैच है, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। टेस्ट के लिए आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से जुड़ना होगा। और ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट, जिसमें हम 4000 से अधिक प्रश्न को टेस्ट के फॉर्मेट में भी डिस्कशन करवा रहे हैं, तो ये आपको सभी तरह की टेक्निकल परीक्षाएं जो आईटीआई स्तर पर होती है वहां बहुत मदद पहुंचाएगी। तो ये दोनों टेस्ट अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर। और आप सब लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के कंफ्यूजन पर 7070177240 पर आप संपर्क करें। देखिए, बहुत सारे छात्रों की बहुत डिमांड है, सबकी इच्छाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैंने पहले से कमिटमेंट किया था कि हम वॉल्यूम 2 के प्रश्नों को आपके बीच परिचर्चा करेंगे। आप लोगों की भी वही रिक्वायरमेंट थी, उसी को पूरा किया जा रहा है। अब कुछ लोगों का आदेश है कि भाई साहब टॉपिक वाइज करवाइए, तो टॉपिक वाइज ब्रह्मास्त्र टेस्ट में हो रहा है, आपको वहां से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? धीरे धीरे इंतजार करिए, हर तरह की डिमांड पूरी होगी, लेकिन सबको खुश कर पाना इस जीवन में संभव नहीं है। आइए पहला प्रश्न, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का जो लाभ है, सबसे पहले तो आप जानते हैं अचालक आवरण युक्त तार को क्या कहते हैं। साथियों, अचालक आवरण युक्त तार को हम केबल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहते हैं इसको? केबल कहते हैं। अब यह जो आपका केबल है, सबसे पहली बात देख लीजिए साहब, इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि महंगा होता है, मेंटेनेंस इसमें कम करना पड़ता है, बात तो सही है, लेकिन हाई वोल्टेज में भी ज्यादा यूज नहीं होता। 66 के भी तक हम लोग यूज करते हैं। आजकल थोड़ा हम एडवांस हुए हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं साहब, 132 तक यूज कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बेनिफिट है आम जन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, पब्लिक की सेफ्टी और बिजली की चोरी से बचाव। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहां यूज कर रहे हैं? भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में डीरेटर का क्या काम है? डीरेटर का काम है साहब हमारे फीड वाटर से क्या करना? फीड वाटर से आपका साहब जी ऑक्सीजन को क्या करना? निकालना। फीड वाटर से क्या करना? ऑक्सीजन को रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करना। अब इसमें जो आपकी और भी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं और भी कई सारी गैसेस होती हैं, उन सारी गैसेस के स्ट्रक्चर को, उन सारी धूल कणों को भी यह क्या करता है साहब जी? हमारे ऑक्सीजन को और धूल कणों को निकालने का काम करता है। और आप सबको मालूम है इस फीड वाटर का प्रयोग हम कहां करते हैं? ये फीड वाटर हम इकोनोमाइजर में भेजते हैं। इकोनोमाइजर में जाने के बाद यह फिर से क्या होता है? आपका गर्म होता है। गर्म होकर के तब इसको कहां भेजा जाता है? बॉयलर में भेजा जाता है। मेरी इकोनोमाइजर 5 से 15% क्या करती है? ईंधन की बचत कराती है। और मेरे बॉयलर की क्षमता को 6 से 12% क्या करती है? बढ़ाती है। क्या करती है साहब? 6 से 12% बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डियर फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? हमारा जो साहब परिचालन लागत है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निश्चित रूप से आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड कितना है, कितना आपने जनरेशन करना है, कितनी KWH में आपको आउटपुट प्रदान करना है, प्राप्त करना है,
उसके आधार पर यह तय होता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी। उस हिसाब से आप बाकी अरेंजमेंट करते हैं। साथ ही साथ मरम्मत की लागत हो गई, साथ ही साथ आपका ईंधन की खपत हो गई, साथ ही साथ आपका टेम्पोररी कॉस्ट हो गया, लेबर पेटी कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट हो गया। ये सब को एनालाइज करके तब जोड़ने का काम किया जाता है। कहां पर साहब? तो हमारे इस पावर प्लांट के संचालन के दौरान। इसीलिए जितना यूनिट जनरेशन होगा दैट मस्ट बी कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ डीसी मशीन में समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी। तो साहब जी आर्मेचर वाइंडिंग अगर मेरा लैप होगा तो ए आपके पी के बराबर होगा। किसमें साहब जी? आपके लैप में। आपको मालूम है लैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लैप को हम लोग समांतर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समांतर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। विद्वानों एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा, इसका प्रयोग उच्च धारा और लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपका वेव बाइंडिंग हो जाए तो हमारी ए बराबर सिर्फ 2 होती है। पोल की संख्या कुछ भी रहे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। विद्वानों यहां से गंभीरता पूर्वक समझिएगा, इसे हम लोग श्रेणी वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्रेणी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और मेरे सभी साथियों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज यदि ज्यादा चाहिए और करंट कम चाहिए तो किसका प्रयोग करेंगे? वेव का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न के आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैप वाइंडिंग हो जाएगा, जहां पर समांतर पथों की संख्या किसके बराबर है? पोल की संख्या के क्या है साहब? बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, छादित करती हैं? साहब जी आपको याद होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छी वाइंडिंग है जिस वाइंडिंग का नाम है साहब जी आपका चेन वाइंडिंग। क्या नाम है आपका? चेन वाइंडिंग। ये इस तरीके से आपकी इस तरीके से जैसे आपकी चेन अटैच होती हैं उस तरीके से यह अटैच होती हैं। और यह जो चेन वाइंडिंग है एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करती है। और साथियों आप याद रखना, इस चेन वाइंडिंग का प्रयोग प्रायः सिंगल फेज एसी मोटर में किया जाता है। कहां किया जाता है? सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर में किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन वाइंडिंग। विद्वानों मैंने अभी सबसे पहले यही बात कहा है, इसका पीडीएफ आपको प्रदान करने में हम सक्षम नहीं हैं। आपको इसके पीडीएफ को प्रदान करने से कोई फायदा नहीं है। उस पीडीएफ को आप प्रिंट करवाएंगे, अननेसेसरी आपका पैसा भी बर्बाद होगा और निश्चित रूप से वो क्लैरिटी भी नहीं आएगी। मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, ये वॉल्यूम 2 रुक्मिणी प्रकाशन की बुक का डिस्कशन है। आप रुक्मिणी प्रकाशन की बुक को परचेज कर लीजिए और बड़े आराम से वहां से सब कुछ वेल अरेंज वे में आपको मिल जाएगी। कहीं कोई समस्या नहीं होगी, आपकी पढ़ाई भी सुलभ हो जाएगी, अब मटेरियल भी एक जगह एकत्रित होगा। समझ गए? तो इसीलिए आप सब लोगों को मैंने शुरुआत में ही चर्चा कर दिया है। इसीलिए पीडीएफ के लिए आप सभी बिल्कुल चिंता ना करें और ना ही इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके परेशान करें, यह आपसे मेरा निवेदन है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा भारती जी आपको ही विशेष रूप से मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन वाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी राइट आंसर? आपकी चेन वाइंडिंग हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 12 वोल्ट के डीसी संचालन के लिए रिले कंट्रोल पैनल में हम लोग प्रयोग करते हैं 12 वोल्ट का बैटरी करते हैं, ठीक है? और कंट्रोल पैनल में इसके प्रचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? तो कंट्रोल पैनल में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखते हैं जो कि आपके वोल्टेज के मान को लो करता है, स्मॉल बनाता है, छोटा बनाता है। फिर हम रेक्टिफायर रखते हैं जो आपके एसी को क्या करता है? डीसी में बदलता है। फिर बैटरी रहेगा तब ना चार्ज होकर के बैटरी में स्टोर होगी। आप फिर उस बैटरी का आप नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिले में यूज करेंगे। जब बैटरी की क्षमता से ज्यादा हमारी करंट पास करने लगेगी तो निश्चित रूप से एक धक्का लगेगा और उस धक्के के कारण आपका प्लंजर स्विच पीछे खिसकेगा और आपके सर्किट ब्रेकर के संपर्क को क्या करेगा? हटा लेगा। तो मेरा राइट आंसर यहां क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे का तार, एसी का मतलब होता है आपका सुपर इनामेल्ड। क्या होता है? सुपर इनामेल्ड होता है, जहां पर आप वार्निश की क्या करते हैं? परत लगाते हैं।
और यह जो वार्निश की परत लगाते हैं तो यह परत आपकी कैसी होती है, एक तो ट्रांसपेरेंट होती है, साथ ही साथ लचीली भी होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट और लचीली भी होती है। ऐसे ही वाइंडिंग का प्रयोग हम किस काम में करते हैं, ऐसे ही तारों का प्रयोग हम वाइंडिंग बनाने में अपनी साहब, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो या फिर हमारी एसी मशीन हो, उन दोनों जगहों पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो व्यास है साहब वह कैसे व्यक्त किया जाता है, मिलीमीटर में। गेज की संख्या की भी बात अगर करें 0 से 36 के बीच होता है, यह भी साथियों आपका क्या होता है, मिलीमीटर में ही व्यक्त किया जाता है। हम भारत में स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का यूज करते हैं। और आप याद रखिएगा साहब, अमेरिका में इसी का नाम क्या है, अमेरिकन वायर गेज है, AWG। अमेरिका में क्या है, अमेरिकन वायर गेज है, AWG है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विद्वान साहब आप याद रखिएगा, कभी भी डायमीटर मीटर स्क्वायर में नहीं होता, कभी भी डायमीटर mm स्क्वायर में नहीं होता। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन मीटर एंड mm, not in the case of meter square and mm square. This is the formula related to area. आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपका mm स्क्वायर क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। क्या होता है साहब, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ए है इन केस ऑफ 57। चलिए अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में लो हानि के प्रभाव से होती है। साहब जी लो हानि का क्या प्रभाव होता है, आप सब जानते हैं आयरन लॉस के दो कंपोनेंट है, एक हिस्टेरेसिस है, दूसरा एडी करंट लॉस है। ये दोनों लॉस आपकी कहीं न कहीं क्या करती है साहब, ये दोनों लॉस आपको हीट के रूप में उत्सर्जित होती है, उसमें क्षति के रूप में प्राप्त होती है। और जब ये लॉस आपकी बढ़ेगी तो आप सबको मालूम है मेरी दक्षता क्या होती है, लॉसेस का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी स्पष्ट सी बात है, आपका लॉस अगर बढ़ेगा मेरी एफिशिएंसी घटेगी। लेकिन एक छोटी बात सदैव याद रखना, यह लॉस आपके लोड पर डिपेंड नहीं करती, इसका मान सदैव क्या होता है सरकार, कांस्टेंट होता है। तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपके दक्षता क्या हो जाएंगी, एफिशिएंसी के मान में कमी आ जाएगी, आपका एफिशिएंसी घटना शुरू कर देगा। विद्वानों, किसी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडली, यानी यहां पर जो है आपकी सक्रिय कुंडली यानी एक्टिव क्वाइल का कहां पर हम परिवेष्टन करते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा एक्टिव क्वाइल आपकी कौन सी है। ये वाला आपका क्या है साहब, एक्टिव क्वाइल है। ये वाला आपका क्या है, एक्टिव है। ये आपका क्या है साहब, पेसिव है। ये आपका क्या है, पेसिव है। ये आपका क्या है, पेसिव है। ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों आपकी क्या है साहब जी, एक्टिव है, जहां पर ईएमएफ का उत्पादन हो रहा है। आप जीवन भर याद रख लीजिएगा, ये हमारी कहां होती है, स्लॉट्स में होती है, खांचे में होती है, भीतरी भाग में होती है। इसी में आपका ईएमएफ का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो यानी आपको ये पता चल गया कि मेरे ईएमएफ का उत्पादन यानी आर्मेचर की वाइंडिंग, और ये आर्मेचर की वाइंडिंग कहां पर स्थापित की जाती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अगर आर्मेचर के दृष्टिकोण से देखें तो उस दृष्टिकोण से तो हमारा ईएमएफ का उत्पादन होता है तो वो रहेगा कहां पर, रोटर पर रहेगा। लेकिन यहां एक्टिवेटिंग सक्रियकारी की बात अगर हो रही तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र के विकास के लिए हमारी कौन सी वाइंडिंग है, तो साहब जी फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। और ये फील्ड वाइंडिंग कहां स्थापित की जाती है, आप सब जानते हैं डीसी मशीन में हमारे साहब स्टेटर के पोल के फेसेस में, यानी पोल के कोर में स्थापित की जाती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन। यहां पर क्या है, राइट आंसर है, पोल के चारों ओर लपेटी जाती है। चलिए साहब, कह रहा डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया का मुख्य रूप से क्या होता है। साहब जी कम्यूटेशन प्रोसेस मुख्य रूप से क्या है, मैंने कई बार आपसे कहा है प्लस आईसी को माइनस आईसी में बदलना, यही आपकी कम्यूटेशन है। द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन। वो मेथड जिसके माध्यम से डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल को हम क्या करते हैं, आपके साहब जी कर पाते हैं, दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाते हैं, वही आपकी कम्यूटेशन है। और नॉर्मली कम्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए हमें जरूरत कम्यूटेटर की पड़ती है। एंड कम्यूटेटर आपका एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट हैज कैपेसिटी टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। आपके उस रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर कंडेंसर, जो मैकेनिकल रेक्टिफायर जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, उसका साहब जी यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, तो एसी को किस में बदल देना, डीसी में बदल देना, विशेष रूप से जनरेटर में। लेकिन यही चीज अगर मोटर में आ जाए तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, मोटर में आ जाए तब क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, तब यह डीसी को एसी में बदलने का काम करेगा। तो दोनों रूपों में काम हो रहा है, एक जगह रेक्टिफायर
लिखा है, दूसरी जगह इन्वर्टर, तो कंबाइंड रूप से इसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 60। तो हमारे यहां पर हो जाएगा साहब जी, कहां पर हम इसको सेट करने का प्रयास करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कर रहा है, इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है, क्या घटना घटती है, क्या हम पोजीशन रखते हैं, क्या सिचुएशन मेंटेन करते हैं। तो हम जो सिचुएशन मेंटेन करते हैं हमेशा करते हैं साहब, एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का क्या हो जाना, व्युत्क्रमित हो जाना। तो यानी सबसे सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और हम लोग एमएनए के सापेक्ष ही कार्बन ब्रश को शिफ्ट रखते हैं, जिससे हमारी स्पार्कलेस कम्यूटेशन होती है, और मेरे आर्मेचर रिएक्शन के मान में भी क्या आती है साथियों, कमी आती है। ये एकदम ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। मोटा इंसुलेशन आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए, या स्लॉट लाइनर और वेज के क्या होता है, बीच में हल्का सा इंसुलेशन स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में जो रहता है, थोड़ा सा पट्टी जैसा निकला हुआ, ये आपका क्या कहलाता है, पैकिंग स्ट्रीप कहलाता है। जैसे बाहर से ऐसे ढकने के लिए जो फैल करके बाहर की ओर हो गया है, ये आपका नीचे का लेयर, ये ऊपर का लेयर, बीच में वाइंडिंग है, तो ये वाला लेयर जो ऐसे हल्का निकला हुआ है, यही आपकी क्या है, पैकिंग स्ट्रीप है, जो बहुत ज्यादा आपकी बाहर होने हमारे कॉइल या स्ट्रक्चर को नहीं देती है। एक कवर के रूप में, एक फीते के रूप में क्या होता है, टाइटली वह फिटेड रहता है, जो इसको मेंटेन करके रखने का काम करता है, बांध करके रखता है, पकड़ के रखता है। आइए साहब, 0.7 मीटर लंबा, यानी लेंथ आपका हो गया 0.75 मीटर। ठीक है, हमारी फ्लक्स हो गई 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद साहब जी वेबर मीटर स्क्वायर, ये मेरा डेंसिटी हो गया, क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी बी हो गया। अब आपके कंडक्टर पर बल निकालना है, एफ निकालना है, क्या होगा, यदि मेरी करंट का मान है 5 एम्पियर, तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि मेरा 90 डिग्री पर क्या कर रहा है साहब जी, मेरे चुंबकीय फ्लक्स और कंडक्टर का पोजीशन कितने पे है, 90 पे है। जब ये 90 पे पोजीशन है, तो यहां से आप सीधे निकाल लीजिए मेरा फोर्स क्या होता है, यांत्रिक बल का मान होता है BIL साइन थीटा होता है विद्वानों। तो आप यहाँ पे B के बदले 4 लिख दीजिए, I के बदले 5 लिख दीजिए, I के बदले क्या लिख दीजिए साहब, 5 लिख दीजिए। ठीक है, और हमारा L है 0.75 इंटू साइन 90 कर दीजिए। सभी विद्वानों को मालूम है साइन 90 का मान 1 होता है, यहां से आप 20 इंटू 0.75 इंटू 1 कर दीजिए। आफ्टर सॉल्विंग 15 न्यूटन का क्या होगा साहब जी, यहां बल की उत्पत्ति होगी। कितने न्यूटन की उत्पत्ति होगी, 15 न्यूटन के बल की उत्पत्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, टॉर्क समान बना रहता है। तो जरा देख लीजिएगा साहब जी, हमने क्या किया है, टर्मिनल वोल्टेज को हमने आधा कर दिया है, तो यह मेरी क्या होती है, बैक ईएमएफ के बराबर जब होती है, V/2 के बराबर ये होता है, तब मैक्सिमम आपकी क्या होती है साहब, हमारी इफिशिएंसी प्राप्त होती है। हालांकि इफिशिएंसी क्या प्राप्त होगी, हमारी मैक्सिमम जो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ आपकी पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर का जो डेवलपमेंट होता है वो सिचुएशन आपका यही होता है। लेकिन V/2 हो जाने के कारण आपका 50% क्या हो रहा है, पावर का हो रहा है साहब जी लॉस। क्या हो रहा है, 50% हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। ऐसे सिचुएशन पर आप देख लीजिए, हम सब जानते हैं मेरा ईबी के समानुपाती क्या होता है, स्पीड हो जाता है। क्या होता है, स्पीड हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि टॉर्क आपका कैसा बना हुआ है, समान बना हुआ, कांस्टेंट बना हुआ है। जब टॉर्क आपका समान और कांस्टेंट बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में साथियों हमारी स्पीड का बिल्कुल आपका साहब जी हमारी आर्मेचर करंट क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ये मेरा आधा हो रहा है, तो हमारी स्पीड क्या, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, नेचुरली वह भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जब वो भी आधी हो जाएगी, तो मेरा आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसीलिए साहब ऐसे सिचुएशन पर आप सदैव याद रखिएगा कि हमारी जो यह सिचुएशन बन रही है, इसमें आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि हमारा स्पीड क्या हो रहा है सरकार, ध्यान रखिएगा, मेरा स्पीड हो रहा है आधा और मेरी आर्मेचर करंट हो रही है दोगुनी। हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे, डी नंबर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी जी,
कह रहा है डीसी आर्मेचर कुंडलन डैश कोटियों का होता है, दो प्रकार का होता है, एक आपका लैप होता है, एक आपकी क्या होती है, वेव होती है। यही दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से लैप में आपकी करंट ज्यादा वोल्टेज कम, और वेव में आपकी वोल्टेज ज्यादा करंट कम प्राप्त होती है। क्या होती है यहाँ पर, वोल्टेज ज्यादा और करंट कम, यहाँ पर क्या होती है आपकी करंट ज्यादा वोल्टेज कम प्राप्त होती है। समानांतर है, ये सीरीज है, इसको हमेशा याद रख लेना। साथियों कह रहा पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस और एल्युमिनियम बसबार के साथ वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि ऊर्ध्वाधर रन कर सके, वर्टिकल इसको आप रन करा सके, तो हाई वोल्टेज टेस्टिंग के दौरान सभी फेज और न्यूट्रल के बीच संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है, जो आपकी डिफरेंस होती है वह कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बसबार को हमने वर्टिकल रन किया है और वोल्टेज टेस्टिंग के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी किसके किसके बीच में, आपके फेज वायर के बीच में एंड आपका न्यूट्रल के बीच में। तो यह बिल्कुल साहब जी हमारा फिक्स होता है। अगर हमारी बस बार किस चीज की है, एल्युमिनियम की है, तो आप याद रख लीजिएगा उसमें हम लोग 2.5 किलोवोल्ट प्रति मिनट के बिहाफ में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी सिचुएशन रहती है, जो कि स्टैंडर्ड है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दीजिएगा, आप बी नंबर के साथ आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और वोल्टेज भी 100 से अधिक है। तो साहब जब वोल्टेज मेरा 100 केवी से क्या हो, अधिक हो, और हमारी डिस्टेंस भी क्या है, मेरी लेंथ भी क्या है साहब, लेंथ भी आपकी 150 किलोमीटर से क्या है, अधिक है, तो नेचुरली यह क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन क्या होगा साहब, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें तीनों पैरामीटर्स आपको उपलब्ध होंगे लाइन का पैरामीटर का एनालिसिस करने पर, आर, एल और सी भी होगा। यहाँ सी का मान उच्च होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्या होगा साहब जी, यहाँ सी का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, उच्च हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों ध्यान रखिएगा, मीडियम ट्रांसमिशन जो होती है वह आपकी साहब जी हमारा 50 से 150 के बीच कंसीडर किया जाता है और वोल्टेज का मान 100 के भी तक रहता है। ठीक है, और यहां पर आपकी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन में 50 से नीचे और आपका कितना वोल्टेज रहेगा, 20 के भी के आसपास हमारा वोल्टेज रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा साहब जी बी नंबर। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग महो रिले का यूज करते हैं, मीडियम के लिए इंपीडेंस रिले का, और शॉर्ट के लिए साहब जी हम किसका यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले का करते हैं। आइए, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ती है, आप सभी को मालूम है मेरे ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी जो होती है साहब, वह निश्चित रूप से हमारे वोल्टेज के मान के बढ़ने से, वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेरी जो साहब लॉसेस होती हैं, ध्यान रखिएगा, मेरा जो लॉसेस होता है वह 1/v² कॉस फाई का क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। यानी मेरा पावर फैक्टर बढ़ेगा, लॉस घटेगी, वोल्टेज सप्लाई बढ़ेगा, लॉस घटेगी, लॉस घटा तो निश्चित रूप से मेरी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आपका क्या होना चाहिए, मेरे पावर फैक्टर का वित्त कर्मानुपाती की समानुपाती। जरा सोच के बताइएगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सरकार जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपका क्या मान हो रहा है, लॉस हमारा वित्त कर्मानुपाती हो रहा है v² cos स्क्वायर फाई का। किसका वित्त कर्मानुपाती हो रहा है, 1/v² cos स्क्वायर फाई का। तो मेरे cos स्क्वायर फाई का आपकी दक्षता थोड़ी ना वित्त कर्मानुपाती होती है, मेरी दक्षता क्या होती है, लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ घटती है, गलत बात है। पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है, गलत बात है। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ क्या होती है, मेरी दक्षता बढ़ जाती है। क्या होती है साहब, लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ मेरी दक्षता बढ़ जाती है। मेरे सप्लाई वोल्टेज के मान में वृद्धि के साथ, यानी आपके साहब जी लाइन वोल्टेज में वृद्धि के साथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी याद रखना, क्या होती है, लाइन वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज में निश्चित रूप से लाइन वोल्टेज में वृद्धि के साथ यह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन दे दे कि हमारे साहब जी लाइन वोल्टेज के बढ़ने से बढ़ती है, पावर फैक्टर के बढ़ने से बढ़ती है, दोनों से होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों रहे तो ऑप्शन दीजिएगा दोनों से होती है। क्या होगा साहब, दोनों से होती है। चलिए बहुत अच्छे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्विस लाइन के लिए किस खंबे को प्राथमिकता। सर्विस लाइन मतलब सेवा लाइन के लिए, हमारे आपके घरों में बिजली पहुंचाने के लिए, ये कहने के लिए, हाँ फल्ला जी
जैसे देख लीजिए, कहने के लिए अरुण कुमार, आपको कहने के लिए शंकर कुमार, अंकुश ठाकुर साहब, लंकापति रावण, दुखी आत्मा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, इन सभी के घरों में भी बिजली पहुंचाने का काम जो हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है साहब जी? वो हो रहा है सर्विस लाइन के माध्यम से। और सर्विस लाइन में जो है हम यूज किसका कर रहे हैं? आरसीसी का कर रहे हैं। नॉर्मली 11 केवी तक के लिए हम इसका क्या करते हैं? विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में भी क्या होता है? इसी का साहब इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाएगा जो सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट अवस्था में रोटर वोल्टेज और रोटर की आवृत्ति पर किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित करेगा और उस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में सक्षम होगा? वो आपकी क्या होती है साहब? वो होती है हमारी लॉक्ड रोटर टॉर्क। क्या होती है? उसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइएगा, क्या होती है साथियों? लॉक्ड रोटर टॉर्क के नाम से हम जानते हैं। व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 69? ऑप्शन नंबर ए। रनिंग टॉर्क होती है जो आपके स्पीड को, रनिंग कंडीशन को हमेशा मेंटेन करके रखने का काम करती है, वो आपकी रनिंग टॉर्क होती है। समझ गए? पुल इन टॉर्क जो है आपकी कैपेसिटी को, यानी आपके संचालन को स्वीकार करके रखती है। पुल आउट उससे ऊपर दीजिएगा तो आपका क्या होगा? हमारा निश्चित रूप से मशीन का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगी? अब्रप्टली आपकी चेंज हो जाएगी। वो चीजें आपकी होती हैं किसके अंदर? पुल आउट के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो याद रखना, जो मेंटेन करके रखती है किसी भी कोणीय पोजीशन पर, यानी आपका अल्फा का मान बदल जाए, लोड एंगल का मान बदल जाए, आपकी साहब जी भार बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। दैट शुड बी कंसीडर्ड एज लॉक्ड रोटर टॉर्क इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर डियर फ्रेंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित किया जाता है। इसके आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन को नियत रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, और आउटपुट का वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड। क्या होता है? नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुना 100। व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन नंबर ए। और हम हमेशा जानते हैं लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ, लेसर विल बी द VR considered as better VR, considered as better VR। इसका मतलब है जितना कम गणितीय मान मेरे वोल्टेज रेगुलेशन का होगा वह उतना बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यही है साहब, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा जी? ए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे रोशन कुमार दांगी साहब का आदेश आया है कि पूछा है तो पूछेगा सर, आप पूछ दिया है तो दोबारा नहीं न पूछेगा। रोशन जी आप गारंटी दे दीजिए लिख करके कागज पर, आप कागज पर लिख करके गारंटी दे दीजिए 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, ये नहीं पूछेगा तो हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे, उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अगर आप विद्वान हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है जरा मुझे बता दीजिए। प्रैक्टिस का अर्थ यही होता है सरकार कि पूछे गए प्रश्न भी, संभावित प्रश्न भी, उस पैटर्न के अन्य प्रश्न भी, उस पैटर्न के अन्य परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न भी, ओवरऑल सबको कंफेंट करके तब तैयारी करना, यह होता है प्रैक्टिस। समझ गए कि नहीं? यह होता है प्रैक्टिस। आप सेवरल टाइम क्वेश्चन पकड़ कर देख लीजिए, आईटीआई के स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को एक बार पलट करके देख लीजिए। देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशन हैविंग सेवरल टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। कई बार प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से 20%, 25%, 30% तक पूछे गए। यहां तक कि जेई के एग्जामिनेशन में भी ऐसा हो रहा है। एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन में भी हर बार 25%, 30%, 20%, 15% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहता है। हर बार 15% क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से रहता है। नेचुरल सी बात है। तो तैयारी जो है वो हर विधा में करने की आवश्यकता होती है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि पूछ दिया है तो एकदम नहीं पूछेगा। ठीक है कि नहीं? चलिए साहब जी, भाषाई अंतर हो सकता है, सिचुएशन अंतर हो सकता है, चीजें क्या रहती हैं? सिमिलर रहती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप तो दांगी साहब विद्वान जन हैं, जो आपका आज्ञा होगा सेवक को वही पालन करना है। आइए साहब जी, कह रहा है हमारी फ्रैक्शनल पिच जो है अल्टरनेटर में कितनी हो जाएगी? हमारी फ्रैक्शनल पिच 5/6 दी गई है। तो क्वाइल स्पैन पूछ रहा है। तो साहब जी ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करिएगा, क्वाइल स्पैन बराबर आपका क्या हो जाएगा? 180 इंटू 5/6, दैट बिकम्स हाउ मच? 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ जाइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आप आगे बढ़ जाइए। आइए साहब,
सिंक्रोनस जनरेटर में पांचवां हार्मोनिक्स वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होगा? तो फिफ्थ हार्मोनिक्स को हटाना है तो ध्यान दीजिएगा साहब जी, आपका 180 इंटू 1/5 दैट बिकम्स कितना? 36 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 36 डिग्री। तो जितनावा हार्मोनिक्स है, nth हार्मोनिक्स है, तो जितनावा हार्मोनिक्स है उसको 180 बाय दैट कर दीजिए, या 180 इंटू 1/nth हार्मोनिक्स कर दीजिए। जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आपका क्या है? करस्पॉन्डिंगली आपका कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सरकार, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में? तो साहब बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन गैस खास करके कहां किया जाता है? अल्टरनेटर की कूलिंग के लिए। कहां किया जाता है? अल्टरनेटर की कूलिंग के लिए। और आप ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है? इंसुलेटिंग नेचर की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होती है साथियों? इंसुलेटिंग नेचर की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। साहब आप जानते हैं यूनिवर्सल मोटर मेरा एक प्रकार का क्या है? डीसी सीरीज मोटर का ही साहब जी यह प्रतिरूप है ना। इसी को हम लोग एसी सीरीज मोटर कहते हैं। एसी डीसी दोनों सप्लाई पर संचालित होती है। मिक्सर ग्राइंडर में 400 से 600 वाट का पावर कंज्यूम करती है। मिक्सर ग्राइंडर के लिए इसका स्पीड 3000 से लेकर के 14000 आरपीएम के बीच हुआ करता है। साथियों आप यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, इसमें साहब जी हमारी जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि इसमें आपका कम्यूटेटर भी लगा है, कार्बन ब्रश भी लगा है, उसका मूल उद्देश्य है साहब आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को क्या करना? कम कर देना। आप सबको याद हो गया है कि हमारे मेन पोल फ्लक्स पर आपकी आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव होता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए साहब जी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी जी देखते हैं। साहब जी कह रहा है अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन है? आपका हिस्टेरेसिस है। हो सकता है क्वेश्चन में हिस्टेरेसिस की जगह रिलक्टेंस दे दिया जाए, तो आप किसको लेकर चलेंगे साहब? रिलक्टेंस को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? रिलक्टेंस को लेकर के चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप एंगल 45 डिग्री है, विभेदन रिजोल्यूशन क्या होगा? साहब जी हमारा रिजोल्यूशन स्टेप्स पर, देखिए स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, रिजोल्यूशन स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, इसका मान हो जाता है 360 बटे आपका साहब जी अल्फा। तो हमारी 360 बटे आपका 45 हो गया। जरा सिंप्लीफाई करके फटाफट जवाब दीजिए। 360 बटे 45, व्हाट विल बी द आंसर डियर फ्रेंड? व्हाट विल बी द आंसर? बहुत लोग 6 बोल रहे हैं, बहुत लोग 8 बोल रहे हैं। जरा सच्चाई को जांच लीजिए और जांच करके बताइए। अब इस इतने कठिन क्वेश्चन में जब आप गलत करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 बार में 45 से 180 या फिर 4 बार में 180 180 आपका 360 तो 8 है ना होगा। बिल्कुल सही है, 8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न साहब जी। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो भी छात्र असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके ट्रेड, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, रेडियो, टीवी, बीटेक, डिप्लोमा, सबको सेम क्वेश्चन आता है। वो आपके बच्चे सभी ज्वाइन करेंगे IITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। कहां पर? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन ये क्लास संचालित हो रही है। फिर ऑनलाइन में अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं या आप लाइव लेना चाहते हैं, दोनों सुविधाओं के साथ आपका सामर्थ्य बैच उपलब्ध है, जो कि आपको, जिसमें हम रुक्मिणी प्रकाशन की कंप्लीट ट्रेड थ्योरी बुक को फॉलो करवाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। ये बैच भी 499 में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। साहब जी अगर आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वंदे भारत से जुड़िए। अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट्स का और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप स्वर्णरस से जुड़िए। ये सारी बैचेज अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और ये ऑफलाइन बैचेज भी हमारी 3 जनवरी से आरंभ हो रही है, ध्यान रखिएगा। और नई इंफॉर्मेशन, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप 7070177240 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए साहब अगला प्रश्न कह रहा है, परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। तो साहब जी परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो हमारा होता है
उसमें आप जानते हैं ना, मेरी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग के साथ में एक कैपेसिटर परमानेंटली जुड़ा होता है, यह कभी भी साहब खुलता नहीं है। इसका मान 2 माइक्रोफेराड से लेकर के 2.5 माइक्रोफेराड के बीच होता है। यह कंडेंसर या कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है और इसमें आप सब याद रखिएगा, इसमें 75% स्पीड के पहुंचने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच एकदम नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है विद्वानों? सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग समानतः किया जाता है, तो साहब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग कहां किया जाता है? सैडेड पोल में नहीं, रिपल्सर में नहीं, यूनिवर्सल में नहीं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में किया जाता है। इसमें स्टार्ट वाले भाग के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कंडेंसर होता है वह लाइट ड्यूटी वाला होता है। लाइट ड्यूटी के कंडेंसर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाने का काम करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर रन तो आपका एज इट इज, यहां जो कैपेसिटर रन होता है वह पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड, क्या होता है? पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड हमारी क्या होती हैं? कैपेसिटर होती हैं। द राइट आंसर हम क्या दे दें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। अगला करा, इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी FR बराबर SF होता है, जहां S आपकी स्लिप होती है, F आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉर्मली हमारे भारत में कितनी है साहब? 50 हर्ट्ज है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां से अगर स्लिप का मान निकाले तो FR/F हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा विद्वानों। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहां स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो या गति में वेरिएशन की आवश्यकता हो। चलिए सोचते हैं। फिर कह रहा है यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन, क्रशर, बॉल और सैग मिल में प्रयोग की जाती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जरा फटाफट हमको बता दीजिए साहब जी। आपका कभी भी इसका इस्तेमाल क्रेन, क्रशर, बॉल में नहीं करते। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। यहां पर हम स्पीड को भी अपने जरूरत के हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं यहां पर स्लिप रिंग में, और स्लिप रिंग में हमारी स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होती है? बेहतर होती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या सही है साहब? कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सही बात है। आर्मेचर प्रतिक्रिया और ब्रश स्पार्किंग कम होती है क्योंकि कम्यूटेटर ब्रश यहां पर स्पार्क का कारण हो सकता है, यह होता ही नहीं है। चलिए ये भी बात सही है। निर्माण गैर किफायती मजबूत है, गलत बात है। रख रखाव आसान है, निर्माण किफायती और मजबूत है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, गलत है। आपसे कह रहा है क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 और 5 होता है। देख लीजिए कहां पर है, 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कह रहा है पावर फैक्टर 0.6 के साथ 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ी एक सिंगल फेज मशीन 100 किलोवाट उपभोग करती है। केवीए और रेटेड लाइन का करंट निकाल लीजिए। क्वेश्चन तो थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है जी। राकेश जी, राजेश जी, कुछ दिमाग लगाइए, आप तो बहुत ही सीनियर छात्र हैं, कुछ आप गाइड करिए कैसे खेला होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है? VI cos फाई होता है। कंसेप्ट क्लियर? मेरे इस क्वेश्चन में cos फाई का मान दे दिया है 0.6, मेरा पावर दे दिया है साहब जी 10 किलोवाट। इसको आप लिख दीजिएगा 10,000, है ना? क्या लिख दीजिएगा? 10,000 वाट। तो पावर आपका 10,000 वाट हो गया। पावर फैक्टर आपकी 0.6 हो गई। कंसेप्ट क्लियर? उसके बाद आपका वोल्टेज कितना हो गया? 100 वोल्ट हो गया। अब यहां से आप I बराबर कर सकते हैं P/V cos फाई। जरा चलिए तो सरकार, P का मान हमारा क्या है? 10,000 है, V आपका 100 है, गुना 0.6 है, ये 2 से 2 जीरो कट गया, 100/0.6 करिए, कितना मेरा मान आ रहा है? ये मान आ जाएगा 100/0.6। क्रॉस चेक कर लेते हैं विद्वानों, इसका मान आ जा रहा है जस्ट अ सेकेंड, इसका मान आ रहा है टेस्ट करके 166.66। क्या आ रहा है? 166.66
66 एम्पियर। कितना आ गया? 166.66 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? केवीए निकालने के लिए तो आप जानते हैं cos फाई बराबर होता है किलोवाट बाय केवीए। यहां से हम केवीए निकालेंगे तो क्या होगा? किलोवाट बटा cos फाई हो जाएगा। किलोवाट मेरा 10 है, cos फाई मेरा 0.6 है, तो जरा सा कर लीजिए 10 डिवाइडेड बाय 0.6 16.66 केवीए हो गया। तो 16.66 केवीए 166.66 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुत अच्छी बात है, बराक ओबामा जी का आदेश आया है। जरा देख लें हम भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या आदेश है? बराक ओबामा जी के पर्सनल दोस्त, उनका आदेश आया है, सर एग्जाम कब तक होगा? लगता है प्रोटेस्ट करना होगा। सर एग्जाम कब तक होगा? लगता है प्रोटेस्ट करना होगा। सर एग्जाम कब तक होगा? लगता है प्रोटेस्ट करना होगा। सर एग्जाम कब तक होगा? लगता है प्रोटेस्ट करना होगा। अब बराक ओबामा जी के जो पर्सनल दोस्त हैं वो तो सीधा फोन करेंगे प्रधानमंत्री जी को, डायरेक्ट वहां से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन उनके घर पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? क्वेश्चन उनके घर पर पहुंच जाएगा और अपने कमरे में परीक्षा देंगे। वही मशीन चला जाएगा, वहीं पर जांच हो जाएगी और वहीं रिजल्ट आ जाएगा, वहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुझ जैसे साधारण शिक्षक को आदेश देकर के क्या प्राप्त होगा? अब इतने बड़े लोग जब मेरे जैसे छोटे टीचर को, मेरे जैसे चीटी को आदेश देंगे, अनर्थ होता है ना साहब, है कि नहीं? अनर्थ हो जाएगी। आनंद लीजिए साहब जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग, ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग कहां पर किया था? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और चलिए साहब जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा ओपन कॉइल वाइंडिंग, तो साथियों ध्यान रखिएगा, ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? एसी मशीनों में करते हैं साहब, डीसी में कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्लॉट्स की बात यहां नहीं हो रही, ओपन स्लॉट्स ऑन, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी आपकी? सिर्फ एसी मशीनों में हम किसका यूज करते हैं? ओपन कॉइल वाइंडिंग का यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न साहब जी ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेल टाइप के ट्रांसफर की तुलना में कोर ट्रांसफर की दक्षता डैश होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब जी। सेल टाइप के ट्रांसफर की तुलना में कोर की दक्षता क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सेल जो होता है इसमें आपके फ्लक्स का लीकेज एकदम ना के बराबर होता है। यानी सेल में आप ध्यान दीजिएगा, हमारी ऐसी सिचुएशन होती है। क्या होती है? सेल में ऐसी सिचुएशन होती है, ये आपका साहब जी ध्यान रखिएगा। बीच में हमने क्या किया है? सैंडविच्ड, क्या किया है? सैंडविच्ड वाइंडिंग का यूज किया है। मेरी वाइंडिंग दोनों ओर से कोर से क्या है? ढकी हुई है। हमारे फ्लक्स के दो पाथ होते हैं, एक इधर एक इधर। अब मेन आपका ये फाई, ठीक है ना? तो इसमें आपका क्या होता है? लीकेज ऑफ फ्लक्सेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, सारी की सारी फ्लक्स का हम यूज कर पाते हैं। डबल मैग्नेटिक पाथ होती है। ऐसे सिचुएशन पर आपका राइट आंसर क्या है? ए है। इसमें आपकी कॉपर की भी मात्रा क्या होता है? ऑन बिहाफ ऑफ कोर कम लगती है। ऑन बिहाफ ऑफ कोर क्या होती है? कॉपर भी कम लगती है। दो आपका 3 लिंब होता है, समझे कि नहीं? हाई पावर के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सब इसकी विशेषता होती है साथियों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कह रहा 2000/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में 66 फेरे हैं, यानी N2 का मान 66 है साहब। और आपके पास कह रहा है 2000/200, यानी आपके पास V1 है सरकार 2000 और V2 आपके पास है 200। जरा सा मुझे बता दीजिए N1 का मान कितना हो जाएगा? तो साहब जी हम यहां से K निकाल लें। K मेरी क्या हो जाएगी? V2 बाय V1। तो 200 बटे आपका क्या हो गया? 2000। इट्स आफ्टर सॉल्विंग ये हो गया 1/10। क्या हो गया? 1/10। अब आप जानते हैं N2/N1 इक्वल टू हमारा K। यहां से साहब जी आप क्या लिख सकते हैं? N2 इक्वल टू K इंटू N1। और यहां से फिर क्या हो जाएगा? N1 बराबर N2 बटा K। N2 का मान कितना है? 66 बटा 1/10 बराबर क्या हो जाएगा? 660 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चंदन जी, वॉल्यूम 1 और 2 के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो क्यों दिक्कत होगी, एकदम दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा और भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा महापैक ऑफर से जुड़ जाइएगा, जहां पर 50 फुल टेस्ट आपको अलग से मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में, जो वॉल्यूम 3 का काम करेगा। ठीक है कि नहीं? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर तो 50 टेस्ट उधर मिल गया, अब 15 + 20 35 इधर मिल गया, तो 85 हो गया। 85 गुना 50 कर दीजिए तो आपका 5000 के अप्रोक्स हमारा हो जाता है टेक्निकल क्वेश्चन। उतने को कमांड करते हैं तो काहे नहीं आपको मदद मिलेगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए साहब जी, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर, तो हमारी जो साहब 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करती है वह आपकी साहब जी सिंक्रोनस स्पीड पर घूर्णन करती है, जो 120 F/P होता है। और यह संभव होता है सिर्फ साहब जी आपके 3 फेज एसी सप्लाई को प्रदान करने के कारण। किसके कारण? 3 फेज एसी सप्लाई को प्रदान करने के कारण हो पाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड। यही मुख्य कारण होती है किसके लिए साहब? यही मुख्य कारण होती है, याद रखना, हमारे मशीन के सेल्फ स्टार्टिंग होने के लिए। किसके लिए? हमारे मशीन के सेल्फ स्टार्टिंग होने का। साहब ग्लास के साथ सिलिका जेल फिट करते हैं, क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी को सोख लेता है तो उसका रंग नीले से बदल करके क्या हो जाता है साहब? व्हाइटिश पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी होने के बाद उसको हम 160 140 160 180 डिग्री सेल्सियस 200 तक के रेंज में अगर गर्म करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? यह पिंक कलर भी आपका वापस ब्लू की तरफ बदलना शुरू हो जाता है। और फिर इसका रीयूज कर लेते हैं। रीयूज करते करते जब ये पीला हो जाए तब इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, आउट कर देते हैं, इसकी क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। अगर नमी जाएगी तो मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समाप्त हो जाएगा। सप्लायर फ्यूज जो सिल होता है कहां लगा होता है साहब? एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। क्या लगा होता है? एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। जिससे आपकी क्या होती है? आपके ऑपरेटस से होने वाले नुकसान का असर इस पर नहीं पड़ता, और यह बाहर की तरफ का कोई भी फॉल्ट का असर आपके ऑपरेटस पर नहीं पड़ता, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक उपकरण के रूप में एमसीबी का प्रयोग किस प्रकार की सुरक्षा देता है? तो एमसीबी आपको साहब जी ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से दोनों से सुरक्षा देता है। तो हम क्या जवाब देते हैं? विद्वान यहां पर हैं उपस्थित, जरा सभी विद्वानों से मेरा निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दीजिए तो मुझे प्रसन्नता होगी। आइए सरकार, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दोनों से देगी, ओवरलोड से भी देगी और शॉर्ट सर्किट से देगी। एमसीबी आपका रिले के रूप में भी काम करता है और ये एमसीबी आपका स्विच के रूप में भी काम करता है। साहब आप सब जानते हैं 0.5 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक की क्षमता का बनाया जाता है। घरेलू उपयोगों में इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, यह भी जान लीजिए जिसमें मरम्मत के योग्य कोई पुर्जा नहीं होता, खराब हो गया तो हमको बदलना ही पड़ता है, कोई उपाय हमारे पास नहीं है। साहब जी एक अर्ध निर्वाहक की चालकता यानी आपके साहब सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है साहब? तापमान के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान है तो यह बिल्कुल आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है, और 25 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक है तो यह निश्चित रूप से कैसा काम करता है? आपका साहब जी कंडक्टर की तरह काम करता है। मेरा राइट आंसर आपका क्या है? टेम्परेचर। क्या है साहब जी? टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसका मरम्मत नहीं हो सकता साहब? हमारी एमसीबी है जिसका मरम्मत नहीं हो सकता। एयर सर्किट ब्रेकर में हवा के माध्यम से हम आग को बुझाने का काम करते हैं साहब जी। एयर ब्लास्ट में हम लोग हवा के झोंके का यानी आपका ब्लास्ट का कंप्रेसर, यहां पर क्या होती है? आपकी टैंक होती है, और उस कंप्रेशन के माध्यम से यहां पर हम आग को बुझाने का काम करते हैं, चिंगारी बुझाते हैं। ओसीबी में हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं। द मेथड बाय व्हिच वी आर क्वेंचिंग द आर्क इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर, दैट इज द नेम ऑफ दैट सर्किट ब्रेकर। कहने का मतलब यही है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने का काम हो रहा है, आपके आर्क को बुझाने का काम हो रहा है स्विचिंग के एक्शन के दौरान, वही तरीका उसका क्या होता है? नामकरण संस्कार होता है साथियों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? जल्दी बताइए साहब जी। कारतूस बिल्कुल भी नहीं है, ड्रॉप आउट बिल्कुल भी नहीं है, इस दोनों में आपको बताना है। ए और बी में आप जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? विद्यार्थियों, आप सब मेहनती छात्र हैं। हमारा मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज होता है, मेटल प्लेटेड ऑयल इमर्ज्ड फ्यूज। अगर मेरी ओसीबी डैमेज हो गई है तो इसको विकल्प के रूप में लेंगे और बड़े आराम से इसका हम इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, पायरोमीटर सीथ में तापक तत्व और स्पार्किंग प्लग का निम्नलिखित में से कौन से अवरोधी का उपयोग होता है? साहब जी, आप तापक तत्व, हीटिंग एलिमेंट या स्पार्किंग की बात हो रही है, वहां पायरोमीटर सीथ में किसका इस्तेमाल करेंगे? अभ्रक मेरा चलेगा जी? मुझे नहीं लगता है कि अभ्रक चलेगा। साहब यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ क्वार्टाज का यूज होगा, सिलिका का यूज होगा। आप सब जानते हैं कि आपकी जो क्वार्टाज है, सिलिका है, रासायनिक रूप से SiO2 का क्या होता है? अवरोधक के रूप में यहां प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए विद्वानों, वाटर हीटर के आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का क्या उद्देश्य है? साहब जी, हमारी जब थर्मोस्टेट आपकी ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं हो पाती है, सपोज कर लीजिए जब आपकी थर्मोस्टेट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ओवर हीटिंग की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उस सिचुएशन पर, ओवर हीटिंग के सिचुएशन पर आपकी क्या करना, हीटर के अंदर आपको क्या करना साहब जी? हमारी गलनीय प्लग क्या कर रही है? जल्दी जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये भाप प्रदान करेगा। गलत बात है साहब। थर्मोस्टेट जब मेरा फेल कर जाएगा तब भाप के दबाव को मुक्त करेगा, सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा। जैसे आपका कुकर का सीटी अगर मान लीजिए खराब हो गया, जाम हो गया, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है? कुकर को साहब जी प्रेशर, कुकर के प्रेशर को रिलीज करता है और ब्लास्ट होने से, बड़ी घटना होने से बचाता है। ठीक वही काम किसका है? गलनीय प्लग का है। जब हमारा थर्मोस्टेट उस ताप को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा, सप्लाई को मॉनिटर करने में सक्षम नहीं होगा, वैसी स्थिति में विद्वानों आप याद रखिएगा किसका यूज करेंगे? वैसी स्थिति में साहब जी हम इस्तेमाल करेंगे गलनीय प्लग का, जो हमारी डबल सेफ्टी के लिए यूज किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्लीट डिफ्यूजन डिफ्यूसिव सरफेस क्या होती है? जहां सब कुछ अवशोषित हो जाए, सब रिफ्लेक्ट हो जाए, जहां जब जैसी जिस स्थिति में आपको नीड पड़े, रिक्वायरमेंट महसूस हो, आवश्यकता महसूस हो, वैसा आप करने में कैपेबल हो जाए, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट डिफ्यूजिव सरफेसेस। क्या कहलाएगी? कंप्लीट डिफ्यूजिव सरफेसेस कहलाएगी, सतह कहलाएगी। उस सतह पर आपतन भी सब होगा, उस सतह पर अवशोषण भी हो जाएगा, परावर्तन भी हो जाएगा। जैसा आपको चाहिए वैसा आपको वहां से साहब जी एक्शन मिलेगा। ऑप्शन डी इज कंसीडर्ड एज राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट के अंकन के दो बल्ब को 250 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया है। यानी आपका यहां एक बल्ब है, फिर यहां भी एक बल्ब है, और दोनों जो है 250 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है, और दोनों की रेटिंग क्या है? 250 वोल्ट है। हम यहां पर अलग से सप्लाई दे दिया साथियों, लेकिन सबसे बड़ी बात है करंट तो दोनों के सापेक्ष समान होगी, लेकिन मेरे वोल्टेज यहां V1 होंगे, यहां V2 होगी, है ना? तो वोल्टेज के मान में क्या होगा? अंतर। एक का वोल्टेज ज्यादा, एक का होगा कम, और वोल्टेज के मान में अंतर के कारण क्या हो जाएगी? आप सब जानते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द लाइटनिंग कैपेबिलिटी, यानी ब्राइटनेस ऑफ द लैंप। तो मेरे लैंप की ब्राइटनेस वोल्टेज के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए जब वोल्टेज का होगा डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज के मांग में होगी कमी, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? दोनों प्रकाश जो है मंद देगा, धीमा देगा, दोनों के माध्यम से रोशनी आपको बहुत एप्रोप्रिएट और परफेक्ट नहीं प्राप्त हो पाएगी। साहब जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साहब, दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम आपका 2 मीटर होनी चाहिए, या नहीं तो 6 फीट होनी चाहिए। आप जानते हैं हम हमेशा चाहते हैं मेरे इलेक्ट्रोड के बीच क्या हो साहब? मेरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में आपका अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। अगर यह न्यूनतम होगा तभी धड़ल्ले से आपकी लीकेज करंट क्या होगी साहब? जाएगी। और जब भी डबल इलेक्ट्रोड यूज करें तो दोनों को हम लोग हमेशा कैसे अरेंज करें? पैरेलल
सेल में अरेंज करें साहब, ये ध्यान रखिएगा। इसी अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से हमारी क्या होती है, आपकी साहब सुरक्षा होती है, चाहे वो लाइटनिंग से सुरक्षा हो, चाहे आपके घर के अंदर हो रहे किसी भी फॉल्ट या हमारी लीकेज करंट से सुरक्षा हो। तो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे घर के कॉर्नर से बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का डिस्टेंस तो हम रखने का प्रयास किया ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो प्रायः 2 मेटेरियल की बनाई जाती है। जनरली जीआई का यूज करते हैं, सस्ता भी पड़ता है, जंगरोधी भी होता है, या नहीं तो कॉपर थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, आइए साहब जी, तो राइट आंसर क्या है, 2 मीटर है। ये दो आपस में एक दूसरे के बीच की दूरी है, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस। याद रखिएगा, घर के रिस्पेक्ट की दूरी नहीं है, ये क्या है साहब जी, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, अलग अलग जगहों पर जो आपने किया है। ठीक है, आइए साहब जी, रिया सिंह जी आपका जो कहना है 1.5 मीटर, वो आपके मकान से डिस्टेंस की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की बात नहीं है। ठीक है, चलिए साहब जी, हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। अब मेरे पास जगह ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है, तो क्या करिएगा आप, डेढ़ पे भी कर लीजिएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वही कहता है। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब जी। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहते हैं, तो अर्थ बिंदु से जो जुड़ता है वही तो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। अर्थ बिंदु से जो जुड़ता है वही तो इलेक्ट्रोड होता है। और इस इलेक्ट्रोड को कैसा रास्ता चाहिए साहब जी, लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता चाहिए, ताकि इसके माध्यम से मेरी धड़ल्ले से क्या हो जाए, आई लीक जो है प्रवाहित होकर अर्थ में समा जाए और मेरा पोटेंशियल 0 मेंटेन रहे। हमेशा याद रखना, वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी 0, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और फिर आपकी सेफ्टी मेंटेन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है, रात के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्विच आपने बंद किया, लेकिन स्विच बंद करने के बावजूद भी रोशनी आपको मिल ही रही है। इसका मतलब है कि आपका स्विच आपके फेज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, आपका स्विच कहीं कहीं गड़बड़ है, खराब है, डैमेज है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम क्या जवाब दें साहब, स्विच से फेज का नियंत्रण प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप स्विच को बदलने का काम करिए, नहीं तो अगर आप लंबे समय तक इसी का उपयोग करेंगे तो आपकी स्विच क्या हो जाएगी, डैमेज कर जाएगी। आपके इफेक्ट इसका हमारे ट्यूबलाइट पर भी पड़ेगा। साथियों, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु में हम किसका इस्तेमाल करने लगे थे साहब जी, टंगस्टन का इस्तेमाल करते थे। और अक्रिय गैस के रूप में हम किसको भर रहे थे साहब, अक्रिय गैस के रूप में हम यहां पर साहब जी आर्गन का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे, आर्गन का यूज कर रहे थे। बाद में हमने नाइट्रोजन का भी यूज किया। ये दोनों का यूज करने से हमारी वाष्पीकरण क्या हो गई, कम होने लग गई। और हम कितने टेम्परेचर तक पहुंच पाए साहब, हम पहुंच पाए 1500 से 2500 तक पहुंच पाए। समझ गए कि नहीं, कितना से कितना, 1500 से 2500 तक पहुंच पाए। और लास्ट में हमने जो दक्षता प्राप्त की वो 18 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की। ध्यान रखिएगा, 18 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता हमने प्राप्त की थी। कितना प्राप्त की थी, 18 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता प्राप्त की थी। हालांकि ये इनकैंडेसेंट लैंप है, हालांकि ये क्या है साहब जी, इनकैंडेसेंट लैंप है। और इसमें ध्यान रखिएगा, हमारी इनकैंडेसेंट लैंप जो है उसका जो लोड है हमारा टंगस्टन, वो कैसा मटेरियल है साहब जी, रजिस्टिव, हाईली रजिस्टिव मटेरियल है। तो ये जो रजिस्टिव मटेरियल है तो मेरा लोड कैसा होता है, रजिस्टिव होता है। याद रखना, ये पावर फैक्टर पर कोई असर नहीं डालता, मेरे पावर फैक्टर को कितना मेंटेन रखता है, 1। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अगर आप इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते हैं, अगर आप इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते हैं तो पावर फैक्टर कितनी होगी, आपका जवाब होगा 1 होगी। इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते हैं तो क्या साहब जी, आप याद रखिएगा, यहां पर इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते हैं तो पावर फैक्टर आपकी 1 होगी। इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो है लोड कैसा होगा, रजिस्टिव होगा। इनकैंडेसेंट लैंप का यूज करते तो इसका CRI क्या होगा, बाकी लैंपों से उच्च होगा। यहां कलर को लेकर के कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सारी बातें यहां पर हैं साथियों। और कभी भी नाइक्रोम का प्रयोग हम इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि नाइक्रोम का जो साहब तापमान होता है, क्या होता है, नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, 1100 से ऊपर की क्षमता पर वो काम नहीं करता। और साहब जी इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। जरा आपको बता दें, जो भी छात्र हमसे ऑफलाइन ट्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा के लिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, या फिर बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अगर वो चाहते हैं ALP के लिए इस बार हम ट्रेड में कम से कम 30 मार्क्स का जो बैरियर है उसको पार कर जाए, तो उसके लिए साहब एक टारगेट बैच हमने लाया है। यह टारगेट बैच 3 जनवरी से आरंभ हो रही है और इसका समय है संध्या 6 PM साहब जी।
तो वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर से। और साहब याद रखिएगा 7070177240 पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके। बाजार समिति मेन गेट पर ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 5 से 6 पीएम में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन मंडे टू फ्राइडे चला करता है। इस ऑफलाइन डिस्कशन से भी आप जुड़कर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का फुल 20 टेस्ट 75 क्वेश्चन वाला डिस्कशन के साथ देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर आप इस टेस्ट से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मन से पढ़िए, मेहनत करिए, टेक्नीशियन का एग्जाम भी बहुत अच्छे से दीजिए। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी।